तुषार का तबादला मुंबई हुआ तो उसकी पत्नी रश्मि यह सोचकर खुश हो उठी कि चलो इसी बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे भी कहाँ मुंबई घूमने जा सकते थे। तुषार ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर बरेली जाकर अपने पत्नी व बेटी को ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरा 1 महीना निकल गया। धीरे धीरे दंपत्ति को महंगाई व एकाकीपन खलने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषी लोग न होकर महाराष्ट्र के लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफी मशक्कत के बाद उन्हें तीसरे माले पर एक कमरे का फ्लैट मिला था, जिसके आगे के बरामदे में उन्होंने रसोई व बैठने का स्थान बना लिया था। रश्मि ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहां से उसे समुद्र दिखाई देगा, पर यहाँ से तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां ही दिखाई देती हैं। तभी तुषार रश्मि को चिढ़ाता हुआ बोला, मैडम, असली मुंबई तो यही है। मछुआरे व मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो रश्मि नाक सिकोड़ती। घर की सफाई एवं बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो रश्मि को उससे भी मछली की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। रश्मि के लिए गर्भावस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई। नीचे जाकर साग सब्जी लाना, दूध लाना, 3 वर्ष के गोलू को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम खुद करना, उसके बाद तुषार की पसंद के भोजन बनाना अब रश्मि के वश का बात नहीं था। तुषार भी रात को अक्सर देर से लौटता था। तुषार ने अपनी माँ को आने के लिए पत्र लिखा तो माँ ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में न सोने की जगह है न बैठने की। तुषार ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर रश्मि को कोई पसंद नहीं आई। तुषार ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। फिर कई काम वाली बाइयां आईं और चली गईं। एक सुबह एक अधेड़ औरत ने आकर उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए क्या। हाँ हाँ, कहाँ है। मैं ही हूँ। तुषार व रश्मि दोनों ही उसे देखते रह गए। हिंदी बोलने वाली वह औरत साधारण मगर साफ सुथरे कपड़े पहनी हुई थी। मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ, सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात में नहीं रुक पाऊंगी, मेरी यही शर्त है। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? रश्मि ने उससे पूछा। उस अधेड़ उम्र की औरत ने कहा, मेरा नाम माया है। देखो माया, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसलिए इसका काम ज़्यादा नहीं है, पर हम साफ सफाई का ध्यान अधिक रखते हैं, रश्मि बोली। माया बोली, बीबी जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माया ने प्रति माह 5,000 रुपये वेतन मांगा, पर थोड़ी नानुक्कर के बाद वह 4,000 पर तैयार हो गई और उसी दिन से वह काम में जुट गई। पूरे घर की पहले साफ धुलाई की, फिर कढ़ी चावल बनाए और गोलू की मालिश करके उसे नहलाया। तुषार व रश्मि दोनों ही माया के काम से बेहद प्रभावित हो गए, यद्यपि उन्होंने माया से उसका पता तक भी नहीं पूछा था। माया शाम को जब चली गई तो दंपति उसके बारे में देर तक बातें करते रहे। तुषार व रश्मि आश्वस्त होते चले गए, जैसे माया उनकी माँ के समान हो। वे दोनों उसका सम्मान करने लगे। माया परिवार के सदस्य की भांति ही रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय बनाकर देना, गोलू को रिक्शे तक छोड़ कर आना, तुषार को 9 बजे तक नाश्ता व लंच बॉक्स तैयार करके देना, रश्मि को फलों का रस निकाल कर देना, उसका ध्यान रखना, यह सब कार्य माया हवा की भांति फुर्ती से करती रहती थी। माया वाकई कमाल का भोजन बनाना जानती थी। रश्मि ने उससे ढोकला डोसा बनाना सीखा, भांति भांति के अचार चटनियाँ बनानी सीखी। ऐसा लगता है अम्मा आपने कुकिंग स्कूल चलाया है, एक दिन मजाक में रश्मि ने माया से पूछा। हाँ, मैं सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ। रश्मि मुस्कुराते हुए मन में सोचती रहती कि उसे तो बढ़ चढ़ कर बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए रश्मि को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो माया रात को अस्पताल में रहने लगी। तुषार और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने माँ को फ़ोन कर दिया कि तुम पिताजी की देखभाल करो, यहाँ माया ने सब संभाल लिया है, हम लोगों ने उसे घर के काम के लिए रखा है। रश्मि को बेटी पैदा हुई। तीसरे दिन रश्मि नन्ही सी गुड़िया को लेकर घर लौटी। माया ने उसे नहला धुलाकर बिस्तर पर लिटा दिया और हरीरा बनाकर रश्मि को पिलाया। माया, अम्मा आपने तो सास की कमी पूरी कर दी, कृतज्ञ हो, रश्मि बोली। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो फर्ज निभाना मेरा कर्तव्य है।
तुषार ने भी माया की खूब प्रशंसा की। एक शाम तुषार रश्मि व बच्ची को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण दंपति को घर लौटने में रात के 12 बज गए। घर में ताला लगा देख दोनों अवाक रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला व आसपास नजरें दौड़ाकर माया को तलाश करने लगे। चिंता की बात यह थी कि माया गोलू को भी अपने साथ ले गई थी। तुषार व रश्मि के मन में माया के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा था। रश्मि बोली, यह माया भी अजीब नौकरानी है। एक रात यहीं रह जाती तो क्या हो जाता। गोलू को भी अपने साथ ले गई है, पता नहीं क्यों। बच्चों की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं माया का घर किस प्रकार का होगा। गोलू वहाँ चैन से सो पाएगा या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजारने के बाद जब सुबह होने पर भी माया अपने निर्धारित समय पर नहीं लौटी तो रश्मि रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटे को चोरी करके ले गई। पता नहीं मेरा गोलू किस हाल में होगा। तुषार को भी यही लग रहा था कि माया ने जानबूझकर गोलू का अपहरण कर लिया है। नौकरों का क्या विश्वास, बच्चे को कहीं बेच दे या फिर मोटी रकम की मांग करे। माया के प्रति शक बढ़ने का कारण यह भी था कि वह प्रतिदिन उस वक्त तक आ जाती थी। रश्मि के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे। फिर सब लोग तुषार को पुलिस को सूचित करने की सलाह देने लगे। तुषार को भी यह उचित लगा। वह गोलू की तस्वीर लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। माया के खिलाफ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराकर वह लौटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और रश्मि से पूछताछ करने लगे। रश्मि रो रो कर माया के प्रति आक्रोश उगले जा रही थी। पुलिस वाले तुषार व रश्मि को ही दोष निकालने लगे कि उन्होंने माया का फोटो क्यों नहीं लिया, बायोडाटा क्यों नहीं बनवाया, न उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखते वक्त वह सावधानियां आवश्यक हुआ करती हैं। अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर में से सुई निकालने के समान थी। अभी यह सब हो ही रहा था कि अकस्मात माया आ गई। सब बहुत चौके से रह गए। हमारा गोलू कहाँ है? तुषार व रश्मि एक साथ बोले। माया की रंगत उड़ी हुई थी, जैसे रात भर सो न पाई हो। फिर लोगों की भीड़ व पुलिस वालों को देखकर वह हक्की बक्की सी रह गई थी। बताते क्यों नहीं, कहाँ है इनका बेटा? तू कहाँ छोड़कर आई है उसे? पुलिस वालों ने माया को डांटने लगे। अस्पताल में, माया ने कहा और वह रोने लगी। अस्पताल में? तुषार के मुंह से निकला। हाँ साहब, आपका बेटा अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो गोलू सीढ़ियों पर से गिर पड़ा। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वह बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्किट खिलाकर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है। आपने पुलिस बुला ली, मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोर समझा। माया रोते रोते आवेश में भर उठी। मैं मेहनत करके के खाती हूँ साहब, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों से अपनापन पाकर अच्छा लगा मुझे लगा कि आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा। मैं गोलू को कितना प्यार करती हूँ, क्या आप नहीं जानते? फिर भी आपने मुझ पर शक किया। माया अम्मा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुषार व रश्मि माया के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी। पर जाने से पहले मैं आपको आपके बेटे से मिलाना ठीक समझती हूँ। आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए। तुषार, माया और कुछ पड़ोसी व पुलिस वाले माया के साथ अस्पताल पहुँच गए। वहाँ गोलू को देख दंपत्ति को राहत मिली। गोलू के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि माया ने अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर गोलू के लिए दवाएं खरीदी थीं। साहब, आपका बेटा आपको मिल गया, अब मैं जा रही हूँ। तुषार और रश्मि दोनों माया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ़ कर दो अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार आग्रह करके उन्होंने उसे रोक लिया। हालांकि यह सही था कि नौकरों को रखने से पहले उनकी अच्छे से इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। माया ने कहा, पर आपको मुझ पर विश्वास भी रखना चाहिए। माया भी खुश हो उठी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, रुकने का इतना आग्रह कर रहे हैं, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। लेकिन साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे आप? एक दिन माया ने आग्रह किया। तुषार व रश्मि उसके साथ गए। वह एक साधारण वृद्धाश्रम था, जिसके बरामदे में माया का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वालों ने उन्हें बताया कि माया अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रातों को जाग जाग कर वहाँ रहने वाले लाचार बूढ़ों की सेवा करती है। अब तुषार व रश्मि के मन में
माया के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। माया के जीवन की परतें एक एक करके खुलती गईं। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संघर्ष किए, मगर बहू ने अपने व्यवहार से उसे आहत कर दिया था। शादी के बाद से ही घर में कलह होना शुरू हो गया था और एक दिन उसके घर से उसके बेटे बहू ने निकाल दिया था। अतः वह अपने बेटे बहू से अलग इस वृद्धाश्रम में रह रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।